नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी गणित की। अभी दोस्तों फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ही फॉर्म आ जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखो क्योंकि अभी यूके ट्रिपल एस सी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ा पीछे चल रहा है, बट जल्दी ही दोस्तों आपको पोस्ट देखने को मिलेगी उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। और दोस्तों आपको जितना समय मिले उतना कम है, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत मेहनत लेकर आता है। इसमें आपको समय की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड एलटी मैथ्स का दोस्तों काफ़ी कोर्स है, इसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। दोस्तों आपको समय की आवश्यकता होगी। इस टेस्ट को आप 1-2 महीने में नहीं निकाल सकते हो। तो मार्च में अगर आप एग्ज़ाम को मानकर चले तो दोस्तों अभी से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी होगी। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है दोस्तों, क्लास नंबर 26 से इससे पहले 25 क्लासेस दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। तो आज दोस्तों हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा एक विशेष बैच भी चल रहा है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 का, जिसमें हम आपको मैथ्स और फिजिक्स दोस्तों करवा रहे हैं। यहाँ पर आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मार्च में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर से दोस्तों आपको एक साथ कई सारी क्लासेस मिल जाएंगी, 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इसके अलावा लाइव क्लासेस की सुविधा, मैथ्स एंड फिजिक्स स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट का एक कंप्लीट दोस्तों प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो दोस्तों आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। 7200 दोस्तों इसकी फ़ी रखी गई है। फिलहाल दोस्तों डिस्काउंट ये चल रहा है 7200 में। वैसे 12000 का कोर्स है। इसको आप दोस्तों इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं, 2000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा, क्योंकि जल्दी दोस्तों लेक्चरर के फॉर्म भी आएंगे और मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन भी अभी से करनी पड़ेगी आपको। इसकी फीस 6000 दोस्तों चल रही है अभी डिस्काउंट पर। इसको भी आप 1700 रुपये प्रति माह में रख सकते हैं। ये कोर्स दोस्तों आपके लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा या फिर एग्जाम तक। देखिए बहुत अच्छा दोस्तों ये मौका निकला है, इसको बिल्कुल ग्रैब कर लीजिए। केवल अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 3000 है, और अगर केवल कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है तो 5000। इसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास दोनों की सुविधा मिलेगी, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट मिलेगा। ये दोस्तों ऑफर केवल सीमित समय के लिए है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेमो के लिए आप दोस्तों हमारे मैथमेटिक्स चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर 200 रुपीज़ मेरे हिसाब से जयंत नेगी मैथमेटिक्स में क्लासेस देख लो। लगातार दोस्तों आपको ये जो क्लासेस दिखाई जा रही हैं दोस्तों, ये बस एक नमूना भर है, लेकिन फिर भी आप इनसे भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी संपूर्ण प्रिपरेशन करनी, एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 क्लासेस अगर आपको देखनी है, और एक साथ दोस्तों अगर आप जब कोर्स आपको जब मिल जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाते हैं और आप एक गोल सेट कर पाएंगे कि मार्च तक कितना मुझे पढ़ लेना है। अगर आप जनवरी फरवरी तक की कोर्स पूरा कंप्लीट करके उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों ये मौका रहने वाला है। तो इसलिए इसको मिस ना करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी फिलहाल कोई बैच नहीं चल रहा है, जैसे ही चलेगा जरूर आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे पूरा आपका जैसे स्पेस है उसको दोस्तों हम दो एक्सिस की मदद से दोस्तों हम डिवाइड कर देते हैं। एक होती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसी तरह से दोस्तों एक होती है वर्टिकल एक्सिस जिसको कि हम दोस्तों वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या करती है, ये 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देती है दोस्तों। आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर नोन एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। दैट्स व्हाई इट इज नोन आल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए जो ये वाला एक्स वाला पार्ट है दोस्तों इसको हम एब्सिसिका बोलते हैं, ठीक है। और जबकि वाई वाले पार्ट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक्स वाला जो पार्ट है उसको हम एब्सिसिका बोलते हैं, और जो वाई वाला पार्ट है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपका कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस तरह से दोस्तों आप इसको दिखाते हैं। ये आपकी एब्सिसिका होती है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट को अगर मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी एक्स है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से दिखाएंगे तो आपका क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दोस्तों इसको बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पी एक्स वाई का मतलब क्या है, कि जो पी पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है और इसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है। ये आपने दोस्तों इसको समझना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट में देखा जाए तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें आपका x नेगेटिव होता है, y आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि लेस देन 0। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जहां पर ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मीट करती है, इस पॉइंट को दोस्तों हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन को दोस्तों हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल, मतलब कि 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर से इस ओरिजिन से आप, हो सकता है कि आप अलोंग द लाइन एक्स एक्सिस और अलोंग द लाइन वाई एक्सिस भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आप अलोंग द लाइन एक्स एक्सिस ट्रेवल करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x,0 माना जाता है या फिर -x,0 माना जाता है। अगर आप राइट साइड की ओर को ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव x,0। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर को ट्रेवल करेंगे तो -x,0। इसका माना जाएगा कि जो y वाला पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आप अलोंग द y जाते हैं तो आप या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। अगर आप ऊपर जाएंगे तो 0,y से शो किया जाएगा, नीचे जाएंगे तो 0,-y से इसको शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने समझना है कि अगर किसी का ऑर्डिनेट अगर 0 है, x,0 से शो हो रहा है या a,0 से शो हो रहा है, इसका मतलब ये आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कहां पर है, x एक्सिस पर है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर किसी की एब्सेस का 0 है और अगर आप उसको इस तरह से शो करें 0,y या फिर 0,3 से शो करें, इसका मतलब वो आपका कहां पर होगा, y एक्सिस में होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपने समझना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर आपके सामने 2 पॉइंट्स हैं, अगर आपने उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी तो उसको किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, इसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास स्पेस में 2 पॉइंट है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे का मान लेता हूं x2, y2। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे अभी हमने लॉजिकली पढ़ा कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इसकी x1 है और ये डिस्टेंस इसकी y1 है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं कहूंगा ये डिस्टेंस इसकी x2 होगी और ये डिस्टेंस इसकी क्या होगी, y2 होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को दोस्तों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मान लेता हूं कि मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूं, इस पॉइंट को Q मान लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली शो कर लेता हूं। मान लेते हैं ये है आपका x1, y1, ये आपका x2, y2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। अगर मैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉप को ड्रॉ करूंगा तो देखिए ये वाली डिस्टेंस आपकी x1, ये टोटल डिस्टेंस x2 है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, x2 - x1 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली ये वाला, क्योंकि आपका दोस्तों एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x2 - x1 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली सेम थिंग फॉर ये डिस्टेंस आपकी y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। तो बात करूंगा qr की, तो qr दोस्तों कितना होगा, ये डिस्टेंस आपकी y1 है तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, y1 होगी, क्योंकि आपका रेक्टेंगल है तो ये भी y1 है तो ये भी y1 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है y2, तो जो qr होगी वो क्या हो जाएगी, y2 - y1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका जो ट्राइंगल है PQR, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका क्या है, y2 - y1। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जो PQ का स्क्वायर होगा, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज PR, PR की जो वैल्यू हमने निकाली दोस्तों, ये निकाली मैंने x2 - x1 का स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू मैंने निकाली y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो PQ बराबर फाइनली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है कि अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और अगर आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, अगर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। अब कभी हो सकता है कि ये जो पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है ये सीधे ओरिजिन पे हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगी वहां पर आप क्या रख देंगे, 0 0 रख देंगे। तो फाइनल जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर 0 रख देंगे या फिर यहाँ पर 0 रख देंगे, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे चला जाए तो,
ठीक है ना? इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको आपने याद रखना है, बड़े काम के हैं ये, जो कि बहुत बार आपके जब खासकर जैसे क्वाड्रिलेटरल का टाइम आता है तो प्रूफ करने के लिए आता है कि भाई ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या क्या है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं, कुछ यूज़फुल पॉइंट हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन फिगर इज़। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी गिवन फिगर होगा, तो हमें क्या-क्या प्रूफ करना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात आती है कि स्क्वायर है। हम कैसे पता लगाएँगे कि ये स्क्वायर है? तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि उसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं और उसके जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है एज वेल एज उसके डायगोनल भी इक्वल है, तो वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। आपने ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस का मतलब ये है कि बस उसकी जो चार साइडें हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, रोम्बस होगा। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, अगर हो गए तो इसका मतलब वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि रोम्बस का मतलब है कि उसकी चार साइड इक्वल है और उसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में आपने क्या प्रूफ करना होगा कि बस अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, आमने सामने की साइड इक्वल है और इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है, ठीक है ना। स्क्वायर में था क्या था कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आमने-सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो पैरेललोग्राम में अगर इक्वल हो गया तो क्या बन जाएगा? आपका वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है? समझने वाली बात है। तो पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है कि बस अपोजिट साइड्स आपकी क्या हैं? इक्वल है। अब देखिए मैंने अब यहाँ से समझ में आ ही गया होगा, देखिए पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। तो सिंपली ये प्रूफ करो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो सिर्फ वो पैरेललोग्राम है और वो आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, इसका मतलब है कि उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ये आपने प्रूव करना होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बारी आती है दोस्तों कोलिनियरिटी की। कोलिनियरिटी का मतलब है कि जो 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। देखिए हम बात करते हैं 2 पॉइंट की, तो 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे होते हैं, ठीक है? 2 पॉइंट की कोलिनियरिटी कभी भी नहीं पूछी जाती है, हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पूछी जाती है, ठीक है? तो मान लेते हैं अगर आपसे कोई बोलता है कि ए, बी, सी ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो सिंपली आपने प्रूफ करना होगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? एसी होना चाहिए। इसको आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे कई सारी मेथड्स आएगी, स्लोप मेथड आएगी और भी कई सारी मेथड आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड्स आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होंगे? सिंपली बात है ए, बी, सी 3 कोलिनियर कब होंगे? जब ए बी प्लस बी सी क्या होगा? एसी के बराबर होगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें दोस्तों कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। तो जैसे ये सपोज़ करो ये है, क्या ये कोलिनियर है? तो मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो सिंपली हमें क्या प्रूफ करना होगा कि भैया ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए बी निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा भैया 9 प्लस 36। तो 36 प्लस 9 की हम बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 45। ऐसे ही बीसी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 -3, मतलब -2 -3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 7 -3 यानी कि 7 -3 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 5 पंजे 25, 10 दशम की 100, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कोलिनियर के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बी बीच में ना हो, बस ऐसा होना चाहिए कि दो का सम तीसरे के सम के बराबर आना चाहिए, इस टाइप से कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना, अगर आप देखेंगे बीसी यानी कि 2 - 3 7 - 3 यानी कि 10 हो गया, 25 प्लस आपका कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। और ऐसी दोस्तों अगर आप एसी की निकालेंगे तो एसी आपका कितना हो जाएगा, 1 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 यानी कि आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 चौको 16 यानी कि आपका जनरली ये हो जाएगा √20 के दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। √20 के बराबर हो गया, ठीक। तो आप अगर यहाँ पर से देखिए, जैसे मैं इसको कहता हूँ 9 पंजे 45, तो ये हो गया 3√5, ये हो जाएगा आपका 25 से 125 है तो आपका कितना हो गया, 5√5 हो गया। और ये अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 2√5, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि इन दोनों का सम, ठीक है ना, बीसी प्लस एसी, अब देखो जरूरी नहीं है, अब वो जरूरी नहीं है कि मिडिल पॉइंट वही हो, सीधी बात है बीसी प्लस एसी इन दोनों का सम जो है
यानी कि सॉरी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ना, बी सी प्लस ए सी नहीं, ए बी प्लस ए सी, यानी इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो आपका क्या आ रहा है, 5 रूट 5 आ रहा है। आप देख सकते हैं 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मिडिल पॉइंट क्या रहा होगा, ए रहा होगा, इस तरह से ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भैया सी ए और बी, बीच में ए रहा होगा, तो सी ए प्लस ए बी, ये देखो सी ए प्लस ए बी बराबर क्या रहा होगा, सी बी रहा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट इसमें ए है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बी ए सी, तो बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी। ठीक, तो मतलब किन्हीं दो का डिस्टेंस का सम, ये तीसरे डिस्टेंस है उसके सम के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली क्या हो जाएगा, कोलिनियर ये प्रूफ हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस की। जिसकी क्या है, आपको बताना है कि शो दैट दीज आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि पहले तो दोस्तों आपको ये प्रूफ करना होगा कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और इसके अलावा जो दोस्तों इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी आपके क्या है, इक्वल है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि एक पैटर्न में लो, जैसे ये ए, इसके अलावा आप इस तरह से ले सकते हो ए हो गया, इसके अलावा बी आप इस तरह से ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं इनको आप एक पैटर्न में लेना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो, पहले इनके बीच की डिस्टेंस को निकालो ताकि आपके लिए थोड़ा सा इक्वल हो जाए। ठीक है ना, आप इस पैटर्न को लेने से पहले आप ये देख लो कि भैया ये मतलब इसको डिजाइन करने से पहले ए बी सी डी मानो, और आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप एक बार निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्या क्या इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 6 - 0 का स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 यानी कि 100 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी आपका 10 हो गया। ऐसे ही आप बी सी भी निकालो, तो ए बी बी सी तो यानी हो जाएगा, देखिए कितना, ये हो जाएगा 6 -2 यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस 7 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 8 × 64 प्लस 4 × 16, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 6 और 1 7 और 1 8 यानी कि रूट 80 टाइप का आ जाएगा। ठीक है, रूट 80 का मतलब कितना हो गया, वैसे देखा जाए तो 16 पंजे 80 होता है ना, तो 4 √5 अब तकरीबन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल के देखो, बीसी हो गया, फिर ऐसे आप क्या निकालो, सी डी निकालो। ठीक है, तो सी डी आपका कितना हो जाएगा, मतलब टोटल आप सब निकाल लो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है ना वो जरूरी नहीं कि अरेंज हो। अब मैं ऐसे यहाँ पर ए बी सी डी लिख दूंगा तो जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर सी डी आ जाए ना, तो इसलिए फिर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको लिखूंगा। ठीक, तो सी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -8 का स्क्वायर यानी कि सिंपली कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहाँ पर करोगे 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, मतलब सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप चाहो तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी कर लो। तो ये हो गया ए बी बी सी सी डी, और फिर इसके बाद आप क्या निकालो, डी ए निकालो। तो डी ए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे डी ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 8 - 0 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 8 × 64 प्लस 4 चक्को 16 यानी कि आपका कितना आ गया दोस्तों, ये आपका ये आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा 4 √5। तो आप देख सकते हैं कि आमने सामने की साइड कौन कौन सी है, एक तो बी सी डी है। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरह से ले सकते हो, जैसे ये बी सी है और डी ए है। ठीक है, यानी इस तरह से आप बना सकते हो, बी सी और डी ए आपके दोस्तों क्या है, सेम है, ये डी ए ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। तो बी सी डी ए आपके इक्वल है, या आप इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि ज्यादा अगर दिक्कत है तो ए डी लिख लो। ठीक है, और इसको क्या लिख लो, आप बी सी लिख लो, ये। ठीक है, ये हो गया। तो एडी बीसी आपके क्या हो गए, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये देखो, जो एडी है वो है 4 √5, और बीसी वो भी है 4 √5। सिमिलरली जो सीडी है वो आपका 10 है, और इसी तरह से ये वाला भी जो ए बी है वो भी आपका कितना, 10। ठीक है भाई, आमने सामने की साइड तो इक्वल हो गई, लेकिन अभी भी हमें क्या है, हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या इसके डायगोनल भी इक्वल है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस दोस्तों आपको चेक करनी पड़ेगी। ये यानी कि आपको सिंपली क्या निकालना है, एसी और बीडी चेक करना है। ठीक है ना, एसी और बीडी आप चेक कर लो क्या वो दोनों इक्वल हैं। तो पहले आप एसी निकालो, एसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में आपने ये वाला
चेक करना है 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हो गया भाई 4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट 20। ओके, और BD की वैल्यू में बात करूंगा, BD BD यानी कि 8 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अगर AC और BD ये भी आपका 20, ये भी 20, अगर ये बराबर हो गए तो फिर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि काफी काम के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है, तीसरे वर्टिस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी किस तरह से कर सकते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये आपके पास एक्सेस हैं, तो आपको एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर दे रखा है 0,0। ठीक है, अब 3,√3 की बात करें तो यहाँ कहीं पर होगा वो। ठीक है, 3,√3 यहाँ कहीं पर होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों क्या कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब आपको जो तीसरा है, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोस्तों ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ को भी हो सकता है कि इधर ही हो। ठीक है, और हो सकता है कि ये नीचे को भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी केसेस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी तरीके से का हो सकता है। इसका मतलब है कि इसके जनरली क्या आएगी, दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और वाई की जो दो वैल्यू आएंगी। हो सकता है कि ये और ये तीनों इक्वल हो, और हो सकता है कि ये और ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो आप इसको OAB मान लो। तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो आपने क्या करना है, उसी फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग करना है। देखिए आप जानते हैं भाई, OA बराबर हो जाएगा OB बराबर AB, आप इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो OA कितना हो जाएगा, अगर आप देखें डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, देखो कितना होगा, OA कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऐसे आप OB निकालो, OB क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और AB का मतलब हो गया अंडर रूट में सिंपली x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, OA AB और OB तीनों को आपने क्या कर दिया, बराबर रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 9 प्लस 3 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले इन दोनों को सेम रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और 3 कितना होता है, 12, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को साथ में रखोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √3 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे इसको ले आओ 6x प्लस 2 √3 वाई बराबर हो जाएगा 9 3 12। ठीक है, तो 2 3 6 √3 वाई बराबर 2 6 12। ठीक है, इस तरह का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो √3 मतलब 3 प्लस √3 वाई बराबर 6, और एक आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से क्या कर लो, वैल्यू को पुटअप कर लो। देखो यहाँ से आप क्या कर लो, वाई को एनवेलप कर सकते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगा 6 माइनस 3x बट्टे √3, ये तो यहाँ पर इसको आप रख दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे रख देंगे 6 माइनस 3x बट्टे √3 का होल स्क्वायर बराबर 12। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर बट्टे 3 बराबर 12। इसको सॉल्व करें, जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर बराबर 12 3 36। ओके, तो इसको सॉल्व करें, 3x स्क्वायर प्लस वैसे देखा जाए तो यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा था, इसको आप काट लेते ज़्यादा अच्छा था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर आप देखो 3 कॉमन ले लो, एक काम करो, क्योंकि 3 दूनी 6 है ना,
तो आप इसको कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 अगर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 36, इस टाइप से ना। और 3 से 3 काट लो तो हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 चक्को 12 माइनस 3 चक्को 12 x बराबर 12। और यहाँ पर से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस माइनस 12x बराबर, देखो ये कट गया तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं 4 को इधर भेज दूँ तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 हो गया और x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेट आ रहे। तो और आपको पता है y की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 3x बट्टे रूट 3। तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x की जगह पे रख देंगे 0 बट्टे रूट 3। तो एक तो y बराबर हो जाएगा 6 बट्टे रूट 3। 6 बट्टे रूट 3 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 3 से काटेंगे, रूट 3 से अगर आप इसको काटो तो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, तो ये 2 रूट 3 हो गया। ठीक है, 2 रूट 3। तो यानी कि एक तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,2 रूट 3। और एक बार x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी कि -3/√3। देखिए यहाँ पर रखेंगे 3 3 9, 9 में से 6 गया आपका -3, 3/√3 यानी कि -√3। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 -√3। तो आप देख सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। एक तो आपका आ रहा है 0,√2। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अकॉर्डिंग, यहाँ वाले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 0,रूट है 0,2√3। ठीक है ना, तो 0, एक तो आपका आ गया 2√3 इसके अकॉर्डिंग। और इस वाले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग आया 3, -√3 करके आ गया। ठीक है, तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर से निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों आपका पैटर्न रहता है निकालने का। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बेसिक सी मेथड है, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा एडवांस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये जो साइड्स होती हैं ये क्या होती है, इसको बाइसेक्ट करती हैं। तो आप यहाँ से भी दोस्तों इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये 3,3 है तो इसकी जो इमेज पॉइंट है वो आपका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका इमेज पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 - √3। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते थे। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कर लेते हो। ठीक, वो आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर है, यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट बताइए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल इनको इवन याद भी कर लीजिएगा कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी बड़े काम के होते हैं। ठीक, इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इस तरह से है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन, प्रूव दैट। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए और बी को। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल दोस्तों क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं एट द एंगल, एट एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल कर रहे हैं ओरिजिन पे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं जैसे कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी और इसके कोऑर्डिनेट है सी कॉमा डी। ध्यानपूर्वक देखना किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो अब आपसे कह रखा है ना कि ये जो सेगमेंट है ये इसको ज्वाइन किया हमने। ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्या कर रहा है कि ओरिजिन पे, इसको अलग से दिखाते हैं, ये आपका दोस्तों क्या कर रहा है, ओरिजिन पे थीटा एंगल क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। देखो ये वाला एंगल आपका कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ओके। तो आपको प्रूफ करना cos थीटा बराबर होगा AC प्लस BD बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से किया जाएगा, और ये रिजल्ट भी है जिसको आप याद करें। तो देखो किस तरह से इसको करेंगे,
थोड़ा सा यहाँ पर आप समझे, इस पॉइंट को समझे। देखिए, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं चलो यहाँ से थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ दिखाने के लिए आपको। ये देखो और ये देखो, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो c होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी d। ऐसे ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी a होगी, ये डिस्टेंस, और ये क्या होगी b होगी। ये b है और ये आपकी c है, ठीक है? बस थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना है, ठीक। अब यहाँ से आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर मैं OB की वैल्यू निकालना चाहूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, सॉरी ये सी नहीं होगा, ये आपका डी होगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओबी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताओ क्या हो जाएगा। ओबी का स्क्वायर, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ओबी, तो ओबी का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली ओ ए का स्क्वायर, अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ये ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली अगर मैं ए बी का स्क्वायर की बात करूं, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस सी का होल स्क्वायर, या सी माइनस ए का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इससे पहले, देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से कर ली है। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर एबीसी ट्रायंगल है, सामने वाली साइड है, ये आपकी सामने वाली साइड है, या आपकी सामने वाली साइड है, तो दोस्तों मैंने आपको एक कोसाइन फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता था, कोसाइन फॉर्मूला ये कहता था कि भैया ए, जैसे मान लेते हैं कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे ट्वाइस बी सी। ओके, जो कोसाइन फॉर्मूला था उसका यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। याद होगा सभी को। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ट्रिग्नोमेट्रियन ट्रायंगल, तो यही लगाएंगे। ये मेरे पास ये एंगल है, ये थीटा है, तो ये वाला निकालना मुझे। बताओ कॉस थीटा क्या होगा, दिमाग लगा के बताओ कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा बराबर होगा, देखो जैसे कॉस ए है, तो क्या होता है उसके अगल बगल वाली साइड, यानी कि इसके अगल बगल वाली साइड, इसके अगल बगल वाली साइड क्या है दोस्तों, ये है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस फिर इसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर बट्टे ट्वाइस ओ ए ओ बी, भाई कॉस थीटा हमें ये निकालना है फाइनली, ठीक है। तो बस उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये आपने निकालना है, तो चलो अब निकालो। क्या हो जाएगा, देखो ओ ए का स्क्वायर हमें पता है और ए बी का स्क्वायर भी हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर से इसका स्क्वायर रूट हटा देना, ये ए बी का स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। तो अब निकाल लो इसको, रिजल्ट को देखो, कॉस थीटा बराबर ओ ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस ए बी का स्क्वायर यानी कि ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ओ ए ओ बी, यानी कि अंडर रूट में ये तो देखो ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें और आपके सामने यही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, इसको खोलेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू बी डी। ओके, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये सब कट गए, ठीक है। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ट्वाइस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो ये टू है, ये टू कॉमन लेंगे, ये टू आप कॉमन लेंगे, टू से टू ये टू कट जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या बच जाएगा ए सी प्लस बी डी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए सी प्लस बी डी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है ये मामला, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are and also find its circum radius, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस से बताया है, हालांकि मैं अभी भी बताऊंगा, इसके आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट के टर्म में पढ़ रहे हैं, पहले दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री के टर्म पे पढ़े थे सारी की सारी चीजें, अब थोड़ा सा जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो वहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल में आपको फिर से बता दूं, जहां पर आपके क्या होता है कि
एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये और ये क्या कहलाती है, सर्कम रेडियस कहलाती है। तो मान लेते हैं अगर इसको मैं P मान लूं इस पॉइंट को, तो इस ट्रायंगल में PA, PB और PC ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर्कम रेडियस है, यहां पर क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट x, y मान लो कुछ देर के लिए, तो ये मान लेते हैं जैसे ये आपके क्या है, ये है 8,6, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 8,-2 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 2,-2। ठीक है, तो सिंपली है कि जो PA है वो PB और PC के बराबर होगा। भाई सर्कम सेंटर में सिंपल सी बात है कि जो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। तो सर्कम रेडियस है कौन, वो यही है। कौन है? PA, PB, PC, दिस इज सर्कम रेडियस। सो बिफोर कैलकुलेटिंग द सर्कम रेडियस वी नीड टू फाइंड x एंड y। तो x और y की वैल्यू को निकाल लो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपली क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको निकालने की कोशिश करो, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप निकालो PA का स्क्वायर यानी कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर दैट इज x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर पीसी का स्क्वायर दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप दोस्तों क्या करो, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। चलो आप निकाल के बताओ मुझे कि x और y की वैल्यू क्या क्या आ रही है यहां से। अब ये आप खुद सॉल्व करो जरा एक बार। यहां से मुझे बताओ कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। पहले दो को साथ लो, फिर अगले दो को साथ लो। पहले इन दो को साथ ले लो, तो यहां से देखो ये और ये कट जाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा बताओ y की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 × 12 y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × 4 y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 12×4 हो गया 16y, ये हो गया 40। हाँ 12×4 हो गया 16, 36, 36 में से 4 32। तो y बराबर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आ रहा है भाई y बराबर 2। ऐसे ही फिर आप क्या करो, इन दोनों को साथ ले लो, इसको और इसको साथ ले लो, तो यहाँ से x तो आपको मिल जाएगा। ये y माइनस वाई प्लस 2 से y प्लस 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 8 जा 16x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4। तो ये और तो आपका कट जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 12x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो भैया कितना है कोऑर्डिनेट्स 5,2। तो 5,2 आर 5,2 आर द क्या है भैया, ये P क्या है, सरकम सेंटर ना। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ सरकम सेंटर 5,2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सरकम रेडियस निकालना है। तो PA PB या PC में से एक भी निकाल लो, तो आपकी क्या मिल जाएगी, सरकम रेडियस मिल जाएगी। तो आप निकाल लो, यहां से निकाल लो। ये आपका PA का स्क्वायर है, ये निकालो क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, तो हो जाएगा 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस 16, 16 और 9 हो गया 25। तो पी ए बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ओके। तो आपकी सरकम रेडियस कितनी आई, 5 आई, और जो सेंटर है वो आपका कितना है, 5,2 आई। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, सरकम सेंटर को निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, यहाँ पर ध्यान से देख लो। इफ द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल इतना है, फाइंड कॉस ए। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉस ए करना है, कॉस ए को निकालना है विद द हेल्प ऑफ कोसाइन फॉर्मूला। आप इसको निकालेंगे, आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, ये आपको दी हुई है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कॉस ए को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको खुद करेंगे। ठीक, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है,
तो ये भी आप दोस्तों खुद कर लेंगे, उसको मैं बाद में दिखा दूंगा। तो फिलहाल अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है कि कवर बहुत सारी चीजें करनी है हमने, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं, जैसे आपको दोस्तों ये ट्राइंगल है, देखो ध्यानपूर्वक। तो अगर से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपको दिए हुए हैं, और आपसे कोई कहता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? ये हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 y1 x3। साइकिल है, देखो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ऐसे करके साइकिल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर x1 होगा तो y2 माइनस y3, जब यहाँ पर x2 होगा तो y3 माइनस y1, x3 होगा तो y1 माइनस y2। बहुत आसानी से आप इस साइकिल को याद कर सकते हो। भाई साइकिल ऐसे चलती है 1 2 3, फिर अगला क्या आएगा 2 3 1 एंड फिर हो जाएगा 3 1 2, ऐसे करके। यहाँ पर लिखो x1, यहाँ पर लिखो x2, यहाँ पर लिखो x3, यहाँ पर लिखो y2 y3, यहाँ पर लिखो y3 y1, यहाँ पर लिखो y1 y2, ऐसे करके आप इसको बहुत आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हो। बाहर से लगा दो 1/2, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी वही है। जैसे आपके पास मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल, जैसे इस तरह की फॉर्म में हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे दिखाते। देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किस तरह से है, देखिए जैसे x1 y1 है, और इसको मान लेते हैं x2 y2, और यहाँ से हो गया आपका x3 y3। ये कोई भी ट्राइंगल है, मान लेते हैं एबीसी करके, स्पेस में हमने कोई भी ट्राइंगल ले लिया एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो जब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये देखो हमने इसको इस तरह से ज्वाइन किया, इस तरह से ज्वाइन किया, इस तरह से ज्वाइन किया, ठीक है। तो हम इसका एरिया को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्राउन करेंगे ऐसे, ये, ठीक है। इसके बाद एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। ये किया आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। तो जब आप इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया आपका जितना भी आएगा। आप देखेंगे ए बी सी, इसको मान लिया डी ई एफ, ये हो गया, ठीक है। तो सिंपली आपके पास देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ट्रापेजियम आया, ये समझ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रापेजियम, ठीक। तो आपके पास एक दोस्तों, आपके पास क्या आया, एक ये ट्रापेजियम आ गया, ठीक है, ये ट्रापेजियम है। एक दूसरा ट्रापेजियम ये है, ठीक है, और ये आपका तीसरा ट्रापेजियम है, देखें, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ट्रापेजियम को ऐड करूंगा, प्लस इस ट्रापेजियम को ऐड करूंगा, इसमें से इस ट्रापेजियम को माइनस कर दूंगा। समझो इस कॉन्सेप्ट को, पहले मैं इसको ऐड करूंगा, फिर इसको ऐड करूंगा, और फिर इसमें से मैं इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और यही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, ठीक है। ट्रैपेजियम समझते हैं ना, समलंब बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, ये होता है ना, ये। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रैपेजियम का एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है, देखिए हाफ, जो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जितनी भी साइड्स है पैरेलल साइड, जैसे मान लेते हैं जितना भी होगा ए और बी है, इन इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y है, तो ये होता है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस ट्रैपेजियम का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो सीखने के लिए सीखो। y1 और y2 है, तो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि y1 प्लस y2 इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखो, ये है x1, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x2 होगी यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, ये। तो ये हो गया इस ट्रैपेजियम का एरिया। ऐसे फिर क्या करेंगे, इस ट्रैपेजियम का एरिया निकालेंगे, क्या होगा, वैसी प्लस हाफ, क्या होगा, पहले सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि y2 प्लस y3, ये है आपकी पैरेलल साइड y2 और y3, और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस फिर सेम वही होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x3, यहां से लेकर यहाँ की, तो क्या हो जाएगा भाई, x3 माइनस x2 हो जाएगा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ये तो हो गया, इसमें से इस ट्रैपेजियम को माइनस कर दो, ये मतलब कि आपने क्या करना है, इसमें से इस ट्रैपेजियम के, ये वाले ट्रैपेजियम के एरिया को, चलो दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसमें से आपने ये ट्रैपेजियम के एरिया को माइनस कर देना है, ये, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि y1 प्लस y3 इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी भाई, x3 माइनस x1, ये हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है।
अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व में निकालने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो ये आपका दोस्तों आपके सामने ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है याद करने के लिए, हालांकि बहुत आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप इसको ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी याद कर सकते हो, जो कि ज्यादा इजी रहता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिमेंबर एज डेल्टा बराबर 1/2, कुछ नहीं करना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि दिस इज नोन एज अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पर से कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो कि आपने समझना है। सबसे पहले बात आती है साइन ऑफ एरिया वाली। देखिए, मैंने उस दिन, आपको याद होगा परसों मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने एरिया को प्लस माइनस लिया था। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है कि ये डिपेंड करता है कि जो हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं, एबीसी प्लॉटेड इन टू डायमेंशन प्लेन आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो एरिया आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज सेंस में लूंगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉइंट को मैं आर्बिट्रेरी यानी कि स्वेच्छा से किसी भी साइड में ले लूं तो ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, आगे से प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, सो इन केस द एरिया कैलकुलेटेड, अगर तो लेकिन ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन जो मॉड होगा एरिया का वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब कि इन केस द एरिया कैलकुलेटेड इज नेगेटिव इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी कभार प्लस माइनस वैल्यू इसलिए आती है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, इसके बाद कभी कभार क्या होता है कि आपको अगर किसी पॉलीगन का एरिया निकालना है, पॉलीगन समझते हैं ना, जैसे आपके पास हेक्सागन है, ये हेक्सागन है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलीगन है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीगन। तो आप सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, वेरियस ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे ये। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल है, तो 6 गुना, मतलब कि सिंपल है 6 गुना 1 ट्रायंगल का एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन वी डिवाइड द ट्रायंगल, मतलब उसको हम ट्राइंगल में करते हैं, एंड टेक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपने यहां पर से समझनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अगर दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट से आप कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब क्या बताया था कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर कब होंगे, जब दोस्तों यहाँ पर सीधी बात है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं तो इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो है तो सिंपली आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब आप ये चीज प्रूफ कर दो कि डेल्टा बराबर जीरो है, यानी कि उन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, जीरो। क्योंकि अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे कभी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, है ना, तो ऑब्वियसली बात है उसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने यूज किया जाता है कोलिनियरिटी को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ऐसी क्या होता है, ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप इसको फाइंड आउट करो, ये बराबर जीरो कर दो, या फिर सिंपली आप ये प्रूफ कर लो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्योंकि ये तो ये वाला पार्ट तो इधर चला जाएगा जीरो में। ठीक है ना, और या फिर जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था भाई, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, और ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, और ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी, और डिपेंड करेगा कौन बीच में। ठीक है ना, अब उसके लिए देखना पड़ेगा, तीनों निकालो और उसके बाद इसको देख लो। ठीक है ना, तो ये चीजें दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पर से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तक बताइए, यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है तो। किसी को कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सभी? चलिए ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट, देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखो इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। समझने वाली बात है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको x1 y1 x2 y2 से लेके x3 y3, ये दोस्तों अगर आपको इंटीजर की फॉर्म में, मतलब कि कोई भी आपका इसमें ना फ्रैक्शन है ना सर्ट्स है, ठीक है ना, मतलब कि ना पी रेशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है,
ये अपन क्योंकि फॉर्म में तो खैर इंटीजर को भी लिखा जा सकता है, मैं कहूंगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। 3/4 या इस टाइप का कोई है, और या फिर कोई सर्ट्स नहीं है, ठीक है, यानी कि √2 √3 √5 इस टाइप का नहीं है, ये प्योर इंटीजर है। तो इससे कभी भी दोस्तों क्या नहीं बन सकता, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन सकता, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। तो देखो जैसे कि अभी हम जानते हैं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। जैसे मैंने आपको बताया कैसे क्या याद करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, इसके बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है ना। अब दोस्तों आप जानते हैं ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब अगर ये दोस्तों इंटीजर हैं तो इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोस्तों क्या आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है 1/2 है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो देखो ये क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है इंटीजर आएगा। भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप एक इंटीजर को जब आप एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा। कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ और आ जाए? कभी भी नहीं हो सकता। मान लेते हैं जैसे 2 है 3 है, तो जो भी आएगा आपका इंटीजर ही आएगा। अब इसको बाई 2 करेंगे तो हो सकता है कि ये आपका क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि जब इसका एरिया निकालेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या आने वाला है, वो रेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है? वो आपका क्या आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है? अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है? अब अगर मैं बात करूंगा साइड के स्क्वायर की, तो आपको पता है साइड का स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो डेफिनेटली आपका दोस्तों क्या आएगा, एक एक क्या आएगा, इंटीजर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब कि आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर आएगा और जब उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो अगर वो आपका एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो सीधी बात है कि यहां पर से जो डेल्टा है, आपका डेल्टा है वो आपका इरेशनल आ गया, और यहां से जो डेल्टा है दोस्तों वो आपका क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है जिसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, तो जो ट्रायंगल है वो दोस्तों आपका इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। ये चीज आपने यहां पर से समझनी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो √3 है वो क्या आपका क्या आ गया, सर्च आ गया। ओके, तो ये चीज आपने यहां पर से क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि अगर कभी मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सब सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये भी आपका एक इंटीजर होगा। और अगर इसको बाई 2 करेंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि इंटीजर ही आ जाए, लेकिन कह नहीं सकते। हो सकता है इसकी वैल्यू 3 या 4 आ जाए, या 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो 5/2 हो जाएगा तो रेशनल नंबर। यहां से एरिया आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर। और यहां से अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि भाई साइड का स्क्वायर हो गया। अब ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देखिए साइड का स्क्वायर हो गया, जैसे मान लेते हैं √3 हो गया तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या, सर्ट्स है, और √3 मतलब इरेशनल नंबर को अगर आप जब किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो यहां से एरिया आ रहा है इरेशनल नंबर, यहां से आ रहा है रेशनल नंबर, तो डेफिनेटली है कि वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? मतलब क्लियर है ना? ये समझ में आ गया ना कि भाई अगर x1 x2 x3 आपके इंटीजर हैं तो फिर कभी भी जो एरिया है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता वो। ठीक है, ये आपने समझना है। ठीक है, चलिए अब इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर तो नहीं, मतलब कि जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इफ पी ए बराबर पी बी, एंड देन आपको एरिया ऑफ पी ए भी आपको दिया हुआ है 10। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो पी ए बराबर पी बी, इसका मतलब क्या होगा भाई, सीधी बात है कि एक्स, देखो ये हो गया पी ए, यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 पंजे 10 y 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दो, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से हो जाएगा भाई 4x और ये हो जाएगा माइनस 12y बराबर 25 और 4 29, 29 में से 9 गया 20, 20 में से 16 गया, आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा ना। एक बार देख लेना कैलकुलेशन सही है मेरा। ठीक, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक, तो x प्लस 3y बराबर आपका 1 हो गया, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका दोस्तों एक रिलेशन आ गया कि x माइनस 3y बराबर 1। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, p का कोऑर्डिनेट्स है x, y और a का कोऑर्डिनेट है 3, 4 और b का कोऑर्डिनेट है 5, -2, तो देन वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा x y 1, कैसे दिया था x1 y1 1, अगला हो जाएगा 3 4 1, अगला हो जाएगा 5 -2 और 1 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है देखिए आप, अच्छा एक चीज है, मैंने पहले ही बोला कि अब क्योंकि कोई भी रैंडम मैनर में लिया हुआ है तो प्लस माइनस 10 लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस माइनस 10, क्योंकि दोनों केसेस में हो सकता है। ठीक, तो आप इसको प्लस माइनस 10 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई 1 3 4 1 5 -2 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा निकालिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा x 4 2 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा 3 -5 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 -5 को 20 बराबर प्लस माइनस 20, तो हो जाएगा 6x प्लस 2y -26 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार आप प्लस लेंगे तो 20 और एक बार अगर माइनस लेंगे तो 6x प्लस 2y -26 बराबर हो जाएगा -20। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 46। ठीक है, और एक हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर आपका x माइनस 3y बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ आप इसको सॉल्व करो, पहले इसको काट लेते हैं, हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 2 एकम 2 2 3 6, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 3 2 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, एक तो इसका इसके संग सॉल्व करो, इसको इसके संग सॉल्व करो, कितना आना चाहिए बताइए। चलो इसको निकाल लो, आप खुद ही निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 1 और दूसरा है 3x प्लस वाई बराबर 23। तो x माइनस 3y बराबर है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि आपका 70 हो गया। तो x बराबर तो आपका 7 आ गया, यहाँ से x बराबर 7 हो गया, यहाँ से जाएगा तो -6, तो y बराबर हो जाएगा 2, तो 7, 2, एक तो पहला ही आ गया, तो p का कोऑर्डिनेट एक तो ये आ गया, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, वो इन दोनों को सॉल्व करके निकलेगा, 3x प्लस वाई बराबर है 3 और एक है x माइनस 3y बराबर है 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x, ये कट जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 10, तो x बराबर एक आ गया 1, और x बराबर अगर 1 आ गया तो y बराबर आ जाएगा कितना, 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो 7, 2 और कितना हो सकता है 1, 0, तो ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, 7, 2 एंड 1, 0। ओके, ये आपका तरीका रहेगा।
ठीक है। तो ये आपके दोस्तों 2 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अच्छा देखो एक और कर लेते हैं। एक आपको क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली एंड पी इज एनी पॉइंट एक्स एंड वाई, शो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी एंड एबीसी। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए, देखो ध्यानपूर्वक, एबीसी आपको दिए हुए हैं और रिस्पेक्टिवली एंड पी इज एनी पॉइंट एक्स वाई। तो आपको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कोई पॉइंट होंगे एबीसी, कुछ भी लिख लो, जैसे ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं, आपका सी मान लेते हैं। तो और इसके अलावा कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, पीबीसी ये, और एक आपसे क्या कह रहा है, पी एबीसी, यानी ये इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। क्या होगा, तो निकालो जरा, क्या होगा बताइए, कैसे निकालते हैं। पीबीसी और पीएसी क्या हो जाएगा, देखिए पी क्या है आपका एक्स वाई, बी का, चलो लिख दो यहाँ पर, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका ए का कोऑर्डिनेट है 6,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -3,5, और यहाँ पर से हो जाएगा कितना हो जाएगा 4,-2। सो पहले आप ट्रायंगल का इस वाले का निकालो। देखो ट्रायंगल पीबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, देखिए इसको मॉड में लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इधर से प्लस माइनस लिखो। डिटरमिनेंट में अगर देखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा x, ठीक है, x और बी सी। अब देखो ये है b और ये है c, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो ध्यान रखना y2 माइनस y3, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 माइनस इसका y2 होगा y3, ठीक है। तो हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली फिर x के बाद आपका क्या है, देखिए x है, फिर x2 लेते हैं। x2 में कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि -3। इसको ध्यान रखना, ये है x1 y1, क्योंकि पीबीसी ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3। तो दिमाग से उस हिसाब से लगाओ, है पीबीसी लिया है, ठीक, उस हिसाब से लगाएंगे। तो ये हो गया आपका x2, तो इसके बाद क्या होगा y3 माइनस y1। तो y3 आपका कितना है -2 माइनस y1, y1 कितना आपका -y है, ठीक है। तो 2 माइनस y हो जाएगा, ठीक। प्लस अगला कितना हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, इंटू ये वाला हो गया आपका x3, और इसके अलावा क्या हो जाएगा y1 माइनस y3, यानी कि y1 माइनस y2, मतलब कि y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पीबीसी और एरिया ऑफ एबीसी निकालो। एरिया ऑफ एबीसी भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही निकालो एबीसी में, अब आप उसको मानेंगे x1 y1, और बाकी ये तो सेम है x2 y2 और x3 y3। तो ऐसे ही इसका भी निकालो, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 2 प्लस -3 इंटू -2 -3 प्लस, ऐसे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 5, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपका यही आंसर ऊपर वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 1/2 से 1/2 कट गया, ये हो जाएगा 7x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3y, क्योंकि माइनस में उसका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 20 अपॉन, नीचे देखो कितना आ रहा है, नीचे आपका कितना आएगा, 5 2 7, 7 इंटू 6 प्लस 3 2 5, 3 15 प्लस, मतलब माइनस हो जाएगा, -5 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। ये मॉड में चल रहा है, ठीक है, पूरा मामला चल रहा है मॉड में। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y, और ये -14 बट्टे 7 छिके 42, 42 और 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, तो ये आपका हो गया 49। तो 7 इसमें से कट जा रहा है, कितना बचेगा x प्लस वाई -2 बट्टे 7। तो ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।